नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे मुगल काल के बारे में। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी मतलब यूपीएससी से लेकर आरपीएससी से लेकर पटवार कांस्टेबल हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। शुरू करते हैं। देखना, हम लोग शुरू करेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल के बारे में बात करते हैं तो मुगल काल जो है वो चला था आपका मुगल काल जो है उसका समय पीरियड है 1526 से लेकर के 1707 तक। 1526 को शुरू हुआ था, 1707 को एंड हुआ। ध्यान रखना, मुगल काल के बारे में बात करते हैं तो मुगल जो शब्द है वो किससे बना है? तो वो बना है मंगोल से। मुगल जो शब्द है वो किससे बना है भाई? मंगोल से बना है। तो मंगोलों से बना है ये शब्द, ध्यान रखना मुगल। क्लियर है मेरी बात भाई यहाँ तक? इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। तो मुगल काल में जितने भी शासक थे वो सारे के सारे कौन से थे बताओ? मुस्लिम शासक थे। और मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम शासक थे और मुसलमानों में ध्यान रखना दो ब्रांचेज होती है, दो शाखाएं होती है, एक शिया और एक सुन्नी। मुगल शब्द मंगोल से बना है, यहाँ दो शाखाएं होती है, शिया और सुन्नी। तो ये लोग शिया थे कि सुन्नी थे? तो ध्यान रखना ये लोग मुस्लिम थे और इसमें सुन्नी मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे भाई? सुन्नी मुसलमान थे, ध्यान रखना। तो मुगल काल में जितने भी शासक हैं वो सारे के सारे कौन शासक है बताओ? सुन्नी शासक है। शुरू करें भी आगे आगे बढ़ते हैं। देखना, मुगल काल के अंदर जो शब्द है सब पहला शासक है। मुगल काल का जो संस्थापक है वो है बाबर। ध्यान रखना, मुगल काल का जो संस्थापक है वो कौन है बताओ भाई? बाबर है। बाबर है। और आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? बाबर के बारे में बात करेंगे। बाबर के बारे में बात करते हैं। जो बाबर है उसका समय है 1526 से लेकर के 1530 तक। 1526 से लेकर के 1530 तक समय किसका बताओ? बाबर का है। अब मेरी बात समझना, बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। बाबर के बारे में चर्चा करते हैं तो बाबर जो है, बाबर के बारे में बात करते हैं तो बाबर का जो जन्म है, बाबर का जो जन्म है वो हुआ था 14 फरवरी। बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के माता का नाम, बाबर के माता और पिता, बाबर के माता जो है उनका नाम था कुतुलुक कुतुलुक निगार खानम। माता का नाम है कुतलुक निगार खानम और पिता का नाम है कुतलुक निगार खानम। और जो पिता का नाम है वो था मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख। माता का नाम क्या है भाई? कुतलुक निगार खानम है और पिता का नाम है मिर्जा उमर शेख। पिता, ध्यान रखना, पिता जो है वो तैमूर के वंशज के हैं। तैमूर लंग जो था आक्रमणकारी है तैमूर, उसके वंशज थे, उसके वंश थे। और जो माता है वो थी चंगेज खान की वंशज, वो थी चंगेज खान की वंशज। चंगेज खान की वंशज थी माता। ध्यान रखना, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। ध्यान रखना 14 फरवरी, वैलेंटाइन, यानी बाबर वैलेंटाइन का गिफ्ट था। ठीक है, मजाक की बात नहीं है। पिता का नाम क्या है भाई? मिर्जा उमर शेख है। और माता का नाम क्या है? कुतलुक निगार खाना। पिता और माता का नाम है। ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था दादी का नाम। दादी का नाम, तो दादी का नाम है एहसान बेगम। दादी का नाम भी अपने को ध्यान रखना है, एहसान बेगम। एहसान बेगम, ये अपने को नाम ध्यान रखना है, एहसान बेगम। तो ध्यान रखना, अभी मैंने इतनी बातें बताई। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, पिता का नाम मिर्जा उमर शेख, माता का नाम कुतलुक निगार खान। ध्यान रखना, बाबर जो है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को हुआ। कहां हुआ? तो ध्यान रखना 14 फरवरी 1483 को ट्रांस अक्सियाना एक क्षेत्र पड़ता है बच्चों, ट्रांस अक्सियाना, ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र। और ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र के छोटा सा कस्बा पड़ता है फरगना, फरगना हुआ। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म ट्रांस अक्सियाना के कहा हुआ बताओ? फरगना में हुआ। ध्यान रखना, ट्रांस अक्सियाना के फरगना में हुआ। अब मेरी बात समझ रहा है। इसके पापा का नाम क्या बताया मैंने अभी आपको? इसके पापा का नाम बताया मैंने मिर्जा उमर शेख। पापा का नाम बताया मैंने, क्या बताया भाई? मिर्जा उमर शेख। तो मिर्जा उमर शेख है वो यहाँ के क्या थे बताओ? शासक थे। वो यहाँ के शासक थे, यानी बाबर जो है, बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख शासक है कहाँ के बताओ? फरगना। अब मेरी बात को समझिए, फरगना के शासक होगा, ठीक है। अब फरगना के शासक होगा, ठीक है, ध्यान रखना, फरगना के शासक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, मेरी बात को समझिए। 7 साल की उम्र में ही बाबर जब 7 साल की उम्र में था, 7 साल की उम्र में था, तब ऐसा कहते हैं कि सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण हो गया था।
मतलब दिन भर झोड़ करता, दिन भर खाली युद्ध युद्ध करता, दिन भर झोड़ करता, झोड़ीला था कौन बताओ? बाबर। 7 साल की उम्र तक जो है सारी युद्ध कलाओं में निपुण हो चुका था बाबर। अब साहब इसको देख करके मिर्जा साहब को हो गई टेंशन, मिर्जा उमर शेख को हो गई टेंशन। ध्यान रखना, मिर्जा उमर शेख में जो शब्द मिर्जा है ना, उपाधि, मिर्जा उपाधि है, मिर्जा उपाधि है। ध्यान रखना, उमर शेख को साहब को क्या हो गई टेंशन कि भाई साहब औलाद किसी जिणी है, दिन भर झोड़, दिन भर झोड़ रहे लोग, कोई बात नहीं। भाई साहब इस तरह की बात सोच करके उमर शेख हो गया परेशान, उमर शेख हो गया परेशान। तो उमर शेख बाबर से एक दिन बोला, भाई बेटा, बेटा एक राजा के लिए युद्ध करना बहुत आवश्यक है, तो युद्ध कला में निपुण हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन युद्ध के साथ साथ और भी तो लक्षण होने चाहिए, युद्ध के साथ साथ और भी कई चीजें तुझे आनी चाहिए, युद्ध के अलावा और भी कुछ आता है क्या तुझे? ये दिन भर युद्ध करता रहता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया कर। तो बाबर ऐसा कहता है, ऐसा कहता है बाबर पापा से, अपने पापा से कहता है कि डैडी, बाबर अपने पापा से कहता है उमर शेख से कि डैडी तुम्हारा ये जो फरगना का प्रांत है ना, वो तो मेरी पैरों की जूती के लिए भी काफी नहीं है, पैरों की जूती के लिए भी काफी नहीं है। मतलब जो मेरा टारगेट तो यहां से सुदूर उत्तर पूर्व, सुदूर उत्तरी पूर्वी भारत को जीतना है, मेरा टारगेट तो सुदूर उत्तरी पूर्वी भारत को जीतना है। यानी बचपन से ही बाबर जो है उत्तर पूर्व भारत, मतलब उत्तरी पूर्वी भाग में जो भारत स्थित था उसको जीतना चाहता था। ध्यान रखना, यानी बाबर का शुरू से ही दिख रहा है कि जो टारगेट है वो भारत को जीतना है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, बाबर का टारगेट तो भारत है, वो ठीक बात है, 7 साल की उम्र में सारी बातें होगी, ठीक बात है। लेकिन ध्यान रखना, जल्दी ही बाबर का साथ दिया भाग्य ने, और 1594 में, यानी बाबर का जन्म हुआ देखो कब, 1483, 14 फरवरी 1483, 11 साल की उम्र में होगी मृत्यु। 11 साल की उम्र में, 11 साल का जब बाबर हुआ तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख, और उमर शेख की क्या हो गई बताओ? मृत्यु हो गई। उमर शेख की मृत्यु हो गई। उमर शेख कहां का शासक? फरगना का। तो मृत्यु के तुरंत बाद बाप के बाद बेटे का नंबर आएगा, यानी फरगना का जो शासक है, फरगना का जो शासक है वो कौन बन गया बताओ? बाबर बन गया। सीधी सी बात है, पापा की मृत्यु हो गई, और पापा की मृत्यु के बाद फरगना का शासक कौन बन गया बताओ? बाबर बन गया। यहां तक बात क्लियर है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, पिता का नाम उमर शेख, माता का नाम कुतुब निगार खानम। पिता की तरफ से तैमूर का वंशज, माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज, और इस तरह की चर्चा हो गई। अब देखो साहब, 1584 उसका टारगेट तो क्या था? उत्तरी पूर्वी की तरफ भारत। लेकिन अपना ये जो टारगेट है वो तो भूल गया है, और गलती से ये जो बाबर है उसने शासक बनते ही गलती से जो अभियान चला दिया वो चला दिया उत्तर पश्चिम की तरफ। जाना चाहता था उत्तर पूर्व, जाना चाहता था उत्तर पूर्व, चला गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम चला गया, और उत्तर पश्चिम के अंदर चला गया। और ध्यान रखना, जब से शासक बना, यानी 1594 से, ध्यान रखना 1594 से 1494 से 1507 तक, 1507 तक, यानी कितने साल हुए? 13 साल। 13 साल इसने उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया। उत्तर पश्चिम मतलब अफगानिस्तान, समरकंदी वाला एरिया। ध्यान रखना, यहाँ 13 साल उसने रात अभियान चलाया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान पर उसने जो है अधिकार करने का प्रयास किया। उसको जाना कहां था बताओ? उत्तर पूर्व जाना था, और चला कहां गया वो? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में उसने कई सारे अभियान चलाए, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। लेकिन साहब कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी अभियान ये जीत नहीं पाया, कोई भी अभियान जीत नहीं पाया। इस चक्कर में इस दौरान इसकी 3 शादियां हो गई। ध्यान रखना, कितनी शादी हो चुकी थी? 3 शादी हो चुकी थी। इधर सत्ता नहीं मिल रही है, उधर बच्चा नहीं हो रहा है, माया मिली न राम, कुछ नहीं बढ़ रहा है। दोनों तरफ से बाबर को जो है असफलता हाथ लग रही है। इधर ध्यान रखना, कोई भी सत्ता प्राप्त नहीं हो रही है, और उधर कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई वंश नहीं बढ़ रहा है। ना तो वंश बढ़ रहा है बाबर का, और ना उसको सत्ता मिल रही है। बाबर हताश, परेशान, एकदम जो है परेशान था। अब साहब बाबर क्या करता देखना। अब ये बाबर जो है 1313 साल के अभियान के बाद 1507 में कुछ अलग करता है। क्या करता है? 1507 में अलग करने के बाद 1507 में क्या करता है, ये जो है मिर्जा की उपाधि छोड़ देता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मिर्जा उमर शेख, मिर्जा पापा के नाम है और उसकी उपाधि है मिर्जा। मिर्जा की उपाधि छोड़ देता है, मिर्जा की उपाधि छोड़ देता है,
और मिर्जा की उपाधि छोड़ करके नई उपाधि धारण करता है। मिर्जा की उपाधि छोड़ देता है और नई उपाधि धारण करता है, और उपाधि का नाम क्या है? उपाधि का नाम है पादशाह। क्या नाम बताओ भाई? पादशाह। कौन सी उपाधि छोड़ी? मिर्जा। मिर्जा की उपाधि छोड़ करके उपाधि कौन सी? पादशाह। ध्यान रखना बच्चों, ये पादशाह जो है वो तुर्की है। पादशाह तुर्की भाषा का शब्द है। पादशाह तुर्की भाषा का शब्द है, और इसी को फारसी भाषा में अनुवाद करेंगे, फारसी में अनुवाद करेंगे तो बनेगा बादशाह। ध्यान रखना, बादशाह और पादशाह। ध्यान रखना, पादशाह की उपाधि धारण की, जिसका फारसी मतलब क्या होता है? बादशाह। अब साहब जैसे ही इसने किया, ध्यान रखना 1507 तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी, और जैसे ही इसने मिर्जा छोड़ करके बादशाह की उपाधि धारण की, वैसे ही बच्चों किस्मत पलट गई। 9 महीने बाद, ठीक 9 महीने बाद बाबर का एक बेटा जन्मा, और बेटे का नाम रखा बाबर ने हुमायूं। ध्यान रखना, ठीक 9 महीने बाद बाबर ने एक बेटा जन्मा, बेटे का नाम क्या रखा था? हुमायूं। ध्यान रखना, ये जो हुमायूं है, हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली? क्योंकि जैसे ये जन्मा, बाबर को लगा दोनों तरफ से, दोनों में से कम भाग्य तो बढ़ा, कम से कम वंश तो बढ़ा, एक तरफ तो तरक्की हुई, सत्ता भी प्राप्त हो जाएगी। अब ये मेरे भाग्य बदलने के संकेत है, इसलिए उसने हुमायूं नाम रखा। हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली। ध्यान रखना, हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली यही व्यक्ति था अपने जीवन में। हुमायूं के बाद अगले लेक्चर में करेंगे। हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली। हुमायूं अपने पापा के लिए भाग्यशाली था, लेकिन खुद के जीवन के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली था। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। ध्यान रखना, 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि छोड़ करके कौन सी उपाधि धारण की? बताओ? पादशाह की। और पादशाह की जो उपाधि है वो तुर्की भाषा की है मूल रूप से। फारसी भाषा में इसी को क्या बोलते हैं? बताओ? बादशाह। यानी 1507 में इसने उपाधि धारण करी, और धारण करते इसके क्या हो गया भाई? बच्चा हो गया। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना, बाबर का टारगेट क्या है शुरू से? बाबर का टारगेट शुरू से है उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व दिशा में जाना है, और वहां किसको जीतना है? भारत को जीतना है। लेकिन बाबर जा कहां रहा है? बाबर गया कहां? उत्तर पश्चिम में गया। कहां गया बताओ? उत्तर पश्चिम में गया, और वहां कोई सफलता मिल रही है क्या उसको? नहीं मिल रही है। वहां ध्यान रखना, वहां पे उज्बेकिस्तान की तरफ ये मुंह करता है, लेकिन यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिलती है, मुंह की खाता है। इसी दौरान क्या होता है कि इस उज्बेकिस्तान में जब वो था, तो 13 साल में क्या हुआ कि 1502 में, ध्यान रखना 1502 में एक युद्ध होता है। 1502 में एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है सराय पुल का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? सराय पुल का युद्ध। 1502 में होता है सराय पुल का युद्ध। 1502 में ध्यान रखना, ये जो 1502 में युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अफगानिस्तान के शासक के सामंत का नाम है सेवानी खां। ध्यान रखना, यहाँ का शासक है उसके सामंत, यहाँ का शासक है उज्बेकिस्तान का, उसका सामंत है। बात को समझिए, यहाँ का शासक है, उसका सामंत है सेवानी खां, और सामने कौन होगा बताओ भाई? बाबर होगा। और इस युद्ध में मैंने कहा उज्बेकिस्तान में सफलता उसको मिली नहीं, ये संघर्ष के समय था, इसलिए बाबर जो है 1502 के सराय पुल युद्ध में बुरी तरह हार गया। ध्यान रखना, सेवानी खान ने इस बाबर को उठा के पटका, भयंकर रूप से उसको कूटा, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है मेरी बात भाई? और कूटा जो कूटा, इसने क्या किया कि सेवानी खान ने बाबर की बहन को, ध्यान रखना, बाबर की बहन को उठा लिया। ध्यान रखना, सेवानी खान ने बाबर की बहन को उठा लिया, और बहन को उठा लिया और उठा करके क्या कर ली बताओ भाई? अगवा करके बहन से कर ली शादी कर ली। तो बताओ ये जो बाबर है वो उसका क्या लगा? बहन से शादी कर ली तो बहनों ही लगा। अब देखना, जैसे ही 1507 में इसने उपाधि धारण की, बच्चा हुआ, एक और डेवलपमेंट होता है। अब क्या होता है कि सेवानी खां की अपने शासक से हो जाती है लड़ाई। 1507 में क्या हुआ कि इस अपने सामंत की उज्बेकिस्तान के राजा से क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? अब लड़ाई हो जाती है। अब जब लड़ाई हो जाती है तो ये सेवानी खां किसके पास जाएगा बताओ? किसके पास जाएगा? तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, किसके पास जाएगा? बाबर के पास। लेकिन बाबर से युद्ध हार चुका है, बाबर का बहनोई है। तो इस सेवानी खां ने बाबर से पास आके बोला कि देखो, मेरे राजा से लड़ाई हो गई और मैं आपकी बहन को उठा के ले गया, अलग बात है,
लेकिन मैं आपका बहनोई तो कहलाऊंगा ही, दुनिया तो मेरे को बहनोई कहेगी बाबर का। अब देख लो, तुम रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। अब ध्यान रखना, बाबर को पता था कि मेरे को टक्कर इससे मिल रही है, शेवानी खां से। शेवानी खां ही खतरनाक है, इससे टक्कर मिल रही है। तो बाबर तुरंत कहता है, नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो आपका ही वेट कर रहा था, आप तो आ जाओ। और ध्यान रखना, ऐसा कहने पर 1507 में एक और आदमी आ गया टक्कर देने वाला, जिसका नाम क्या था बताओ? शेबानी खां। शेबानी खां भी किसकी सेना में शामिल हो गया बताओ? बाबर की सेना में। देखो 1507 के बाद किस्मत पलटी बाबर की। पहला उसके बेटा हुआ, दूसरा उसको शेबानी खां मिल गया। अब साहब जब शेबानी खां इसको मिला, तो शेबानी खां जो है मूल रूप से उज्बेकिस्तान का था, और शेबानी खां से इसने दो कलाएं सीखी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से। शेबानी खां जैसे ही आता है, इसको दो कलाएं मिलती है, दो चीजें मिलती है। कौन कौन सी? एक तो ये सीखता है तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति एक सीखता है, तुलुगमा पद्धति। और दूसरा ये सीखता है तोपों का प्रयोग। किसका बताओ भाई? तोपों का प्रयोग। तो पहला तो इसने सीखा तुलुगमा पद्धति, और दूसरा इसने सीखा तोपों का प्रयोग। ध्यान रखना, तुलुगमा पद्धति मूल रूप से उज्बेकिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से आया था ये वहीं की है, उज्बेकिस्तान की है। और ध्यान रखना, जो तोपों का प्रयोग है वो मूल रूप से किसका बताओ भाई? ईरानियों का है। ईरानियों से इसने मूल रूप से सीखी थी तोपों का प्रयोग। ध्यान रखना, बंदूकों का, तोपों का, इन सब का प्रयोग तो ईरानियों से है, ईरानियों से है। ध्यान रखना, वापस लिख देता हूं एक बार। तोपों का जो प्रयोग है वो किससे सीखा था इन्होंने बताओ? ईरानियों से। और तुलुगमा पद्धति किससे सीखी थी बताओ? उज्बेकिस्तान। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? यानी ये दो चीजें इसने सीख ली। अब देखो साहब क्या होता है आगे, वापस रिपीट करते हैं, मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखो बाबर का टारगेट क्या था? बाबर का टारगेट था उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में क्या है बताओ? भारत। लेकिन वो चला कहां गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में टक्कर हो रही है उसकी उज्बेकिस्तान के साथ, लेकिन उससे पार नहीं पड़ रही है। अब क्या होता है देखना, अब इसी बीच क्या होता है इसी बीच क्या होता है, उसको काबुल पे अधिकार हो जाता है उसका। बाबर जो है, बाबर का अधिकार हो जाता है काबुल पे। अब देखना क्या हुआ उस समय क्षेत्र था, एक क्षेत्र था पंजाब। उस समय क्षेत्र कौन सा था बताओ? पंजाब क्षेत्र था। पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है। और उस समय पंजाब में क्या था? पंजाब में दो स्थान है। एक है बाजोर, एक स्थान कौन सा है भाई? बाजोर है। और दूसरा स्थान है भेरा। ध्यान रखना, पंजाब में बाजोर और भेरा नाम का स्थान है, ठीक है। अब बाजोर और भेरा नाम का जो स्थान है, इस स्थान में क्या होता है, यहां पर एक जाति रहती है जिसका नाम है यूसुफ जाई जाति। यूसुफ जाई जाति एक जाति है, यूसुफ जाई जाति। ये जाति लुटेरी जाति है। पिंडारियों की तरह और मराठों की तरह ये लोग लूटपाट का काम करते थे। लुटेरी जाति है। अब ध्यान रखना, ये जो लुटेरी जाति है, इसने क्या किया, इस यूसुफ जाई जाति ने क्या किया, काबुल के क्षेत्रों में, काबुल के कुछ क्षेत्रों में क्या कर ली इसने? लूटपाट कर ली। ये लूटपाट करते थे। यूसुफ जाई जाति यहाँ आती काबुल के क्षेत्र में, काबुल पर किसका अधिकार है? बाबर का अधिकार है। और यहां करके क्या करता बताओ? लूटपाट करती, लूटपाट करती, लूटपाट करती। और यहाँ की जो काबुल की जनता है, वो जनता इस लूटपाट से परेशान हो गई। वापस समझो एक बार, पंजाब के अंदर दो क्षेत्र है, बाजोर और भेरा। इस बाजोर और भेरा में यूसुफ जाई जाति क्या करती है? लूटपाट का काम। और ये काबुल में आकर लूटपाट करती। ध्यान रखना, काबुल में आकर लूटपाट करती। इस लूटपाट से परेशान हो गई जनता, और जनता ने एक दिन परेशान होकर के बोल दिया बाबर से कि बाबर जी क्या बताएं आपको, बहुत दिक्कत है, और ये जो यूसुफ जाई है वो क्या करती है? लूटपाट करती है। आप कैसे भी करके हमें बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, कैसे भी करके बचाओ। तो ध्यान रखना, फिर जो बाबर है, अब बाबर को आएगा गुस्सा, और बाबर क्या करेगा? बाबर करेगा इस बाजोर और भेरा पर हमला। ध्यान रखना, 1519 में बाजोर और भेरा पर हमला किया। और ध्यान रखना, इसी भेरा के साथ युद्ध में, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, इस भेरा के युद्ध में उसने पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, पहली बार इसने तोपों का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, भारत में पहली बार किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, 1519 में बाजोर और भेरा नाम के स्थान पर युद्ध किया, और युद्ध करके इस जाति को क्या किया था भाई? क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? इस बात को समझ में आ रही है आपको? बाजोर
और भेरा भेरा संयुद्ध में 1519 में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया था तोप किससे सीखी थी पद्धति, ये ईरानियों से। दो पद्धति थी, एक तो लुग्मा पद्धति और एक कौन सी बताओ, तोपों का प्रयोग। ध्यान रखना, तो लुग्मा पद्धति और तोपों का प्रयोग। इतनी बात समझ आ रही है क्या? वापस रिकैप करते हैं। बाबर बाबर का समय है 1526 से 30। बाबर के पिता का नाम मिर्जा उमर शेख। बाबर की माता का नाम बताओ, कुतुब निगार खानम। बाबर जो है जन्म 14 फरवरी 1483 कहा हुआ था बताओ? ट्रांसअक्सियाना के फरगना नाम के कस्बे में हुआ था। बाबर शुरू से ही उत्तर पूर्व में जाना चाहता था, लेकिन उत्तर पश्चिम में चला गया। इस तरह कहानी होती है। अब मेरी बात को समझना किस तरह से। अच्छा, बाबर क्या कर रहा है कि बार बार यहाँ पंजाब में आता है, लूटता है, लुटेरा है पंजाब में। ध्यान रखना, इसने पंजाब को यानी इस क्षेत्र को 3 बार लूटा था। यह आता, इसको पता नहीं चलता कि किसे कौन राजा यहाँ का, किसे हराऊं, और ये आकर के लूटपाट करके चला जाता। फिर कोई आता और फिर लूटपाट करके चला जाता, फिर आता और फिर लूटपाट करके चला जाता। क्यों? ये जीतना चाहता था उत्तर पूर्व को, यानी भारत को जीतना चाहता था, लेकिन भारत में किसे हराऊं, कौन शासक है, कौन सा इसका सत्ता का केंद्र है, किस केंद्र को हराऊं कि मुझे मुझे भारत मिल जाए, इसको बाबर के बारे में बाबर इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए आता और लूटपाट करके चला जाता, फिर आता लूटपाट करके चला जाता। यानी बाबर की यहां तक सेटिंग बैठ नहीं रही है। अब भाई साहब सेटिंग इसकी बैठ नहीं रही है तो क्या होता है, देखो आगे देखो क्या होता है। अब देखना साहब, बाबर की जब सेटिंग नहीं बैठ रही है तो बाबर क्या कर रहा है उस समय थोड़ी सी मैं इंडिया की स्थिति बताऊं। उस समय ध्यान रखना, उस समय भारत में था लोधी वंश। ध्यान रखना, उस समय कौन सा वंश था बताओ? उस समय भारत में था लोधी वंश। लोधी वंश था, लोधी वंश था। और जो लोधी वंश है, लोधी वंश में शासक था उस समय इब्राहिम। कौन था बताओ भाई? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक है। अब देखना, ये जो लोधी वंश है ये दिल्ली सल्तनत का भाग है। दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश है लोधी वंश, और लोधी वंश का शासक है कौन बताओ? इब्राहिम लोधी। अब ये इब्राहिम लोधी जो है वो शासक तो है, वो ठीक बात है, ये तो दिल्ली का शासक है। और उस समय जो शासन है वो दिल्ली और आगरा से 2 जगह से संचालित होता था। इसका जो मुख्य केंद्र है वो दिल्ली, दिल्ली सल्तनत का मुख्य केंद्र दिल्ली, और उसका उपकेंद्र क्या था बताओ? आगरा। यानी सत्ता जो है वो दिल्ली और आगरा 2 जगह से क्या होती थी बताओ? संचालित होती थी। एक दिल्ली से होती थी, आगरा से होती थी। ये बात किसको नहीं पता है? बाबर को नहीं पता है। बाबर इस बारे में अनभिज्ञ है। बाबर को यह नहीं पता है कि साहब दिल्ली और आगरा में मुझे हमला करना चाहिए ताकि मैं ये सत्ता प्राप्त कर लूं। वो क्या करता? वो बार बार क्या करता? बार बार बाजौर और भेरा यानी पंजाब में आक्रमण करता और यहां से चला जाता। अब देखो साहब क्या होता है। इब्राहिम लोधी शासक है, और इब्राहिम लोधी के 2 आदमी हैं। एक का नाम है दौलत खान लोधी और एक का नाम है आलम खान लोधी। एक का नाम क्या है बताओ? दौलत खान लोधी। एक का नाम क्या है? आलम खान लोधी। अब मेरी बात को समझिए, ये जो दौलत खान लोधी है ये था पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर था। और ये जो आलम खान लोधी है ये कहां का है? ये ध्यान रखना कहीं का नहीं है, चाचा ही है। चाचा है यानी पारिवारिक आदमी है। इब्राहिम लोधी के एक दौलत खान और एक आलम खान। अब ध्यान रखना, आलम खान लोधी जो चाचा है, और ध्यान रखना सबसे दुश्मनी परिवार में होती है। तो ये चाचा चाहता नहीं था कि मेरा भतीजा शासक बने, ये खुद शासक बनना चाहता था। जब शासक बनना चाहता है तो बताओ उसकी दुश्मनी से होगी क्या? बिल्कुल होगी। और दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर है, सूबेदार है यहाँ का। और ध्यान रखना ये नौकर है, और नौकर चाहता है कि मैं भी कभी क्या बनूं? मालिक बनूं, मैं भी कभी राजा बनूं, मैं भी कभी राजा बनूं। तो ध्यान रखना ये भी इसका क्या हो गया? दुश्मन। ये भी दुश्मन हो गया, ये भी क्या हो गया? दुश्मन। ध्यान रखना, आलम का भी दुश्मन, दौलत खान भी दुश्मन, दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों किसके दुश्मन? अब साहब जब दोनों इसके दुश्मन है तो ध्यान रखना, दौलत खान लोधी जो है, दौलत खान लोधी जो है वो आलम खान लोधी से एक दिन मुलाकात कर लेता है। दोनों किसको हटाना चाहते हैं? इब्राहिम लोधी को हटाना चाहते हैं। दोनों मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, ठंडे की बोतल खोलते हैं। ठंडे मिलेगा लॉकडाउन में, तो ध्यान रखना बोतल खोलते और बोलते हैं यार कैसे भी करके इसको हटा दें। तो एक जना तो दिल्ली ले लेगा और एक जना क्या ले लेगा? आगरा ले लेगा। इसको हटा दें इब्राहिम लोधी को, तो एक जना तो दिल्ली ले लेगा और एक क्या ले लेगा? आगरा। लड़ाई कोई बात नहीं, वो ले तो लेंगे, लेकिन इसको हटाएं कैसे? खतरनाक आदमी ये भी।
बोले काम करते हैं, दोनों ने आपस में बात करी, बोले काम करते हैं, सीधा आक्रमण करते हैं, आक्रमण करके इसको हराते हैं और हरा करके अपना दिल्ली और आगरा बांट लेते हैं। बोलते हैं ठीक है। दौलत खान पूछता है सेना कितनी आलम है तेरे पास? बोले मेरे पास सेना है 20,000। अच्छा, तेरे पास कितनी है दौलत? बोले मेरे पास भी 20,000 की सेना है साहब। बोले 20,000 की तेरे पास है, 20,000 की मेरे पास है, और उसके बाद पता है 5 लाख की है, 5 लाख की सेना है। पैंकड़ बोला देसी दुनिया, 20,000 की सेना 40,000 की सेना से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम लोग बुरी तरह हार जाएंगे, इसलिए ये विचार छोड़ दो। मतलब पहला आइडिया हो गया फेल। दूसरा आइडिया में दौलत खान कहता है कि देखो एक आइडिया और है मेरे पास। बोले क्या? बोले काम करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ मिलाते हैं जो इब्राहिम लोदी से तकड़ा हो, और इब्राहिम लोदी से तगड़े व्यक्ति को मिला लो, अपने साथ मिला लेंगे ना तो उसको हरा देंगे, और फिर अपन तीनों बैठ करके बातचीत कर लेंगे, बांट लेंगे साथ। उसने कहा ठीक है ऐसा कर लो। अब तीसरा कौन होगा? तो ध्यान रखना उस समय, ध्यान रखना भारत में, उस समय भारत में राणा सांगा एक शासक था, ध्यान रखना मेवाड़ का। राजस्थान के इतिहास में इसकी बात आती है। मेवाड़ में एक शासक है राणा सांगा, और राणा सांगा जो है, राणा सांगा उस समय जो है इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुका है। भारत में जिस समय इब्राहिम लोदी है उसी समय राणा सांगा मेवाड़ का शासक है, राजस्थान मेवाड़ का शासक है, और ध्यान रखना 2 बार हरा चुका है। एक बार हरा चुका है इसको इसमें बांडी और खातोली, एक बार खातोली के युद्ध में इसको हरा चुका है 1517 में, और एक बार बांडी के युद्ध में हरा चुका है 1518। 2 बार साहब इसको हरा चुका है राणा सांगा। तो आलम ने बोला देख भाई दौलत, यदि राणा सांगा को मिला ले अपने साथ तो अपना मामला बैठ सकता है। राणा सांगा को मिला लेंगे तो मामला बैठ सकता है, उससे अपन बात कर लो भाई, उससे बात कर लो। अब साहब दोनों में सहमति बढ़ जाती है बात करने की। थोड़ी देर सोचने के बाद जो है, थोड़ी देर सोचने के बाद जो है दोनों बोलते हैं अरे नहीं यार, उसको मिला लेंगे ना तो वो सत्ता ले लेगा, अपन दोनों का पत्ता भी साफ कर देगा, उसको भी नहीं मिला सकते हैं। तो ध्यान रखना, ना तो राणा सांगा को मिला सकते हैं, न खुद मार सकते हैं। तो फिर क्या करें? फिर दौलत ने कहा एक आइडिया और है मेरे पास। बोले क्या बता? बोले आइडिया ये है कि अपने किराए का गुंडा ले लेते हैं, किराए का गुंडा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं किराए का आदमी, भाड़े का आदमी लेते हैं, और उसको सुपर देते हैं इब्राहिम लोदी। वो इब्राहिम लोदी को मार देगा और हम दिल्ली और आगरा बांट लेंगे, और उसको पैसे दे देंगे, उसकी टेंशन खत्म। बोला यार ये बात तो सही है, तो ढूंढो भाई गुंडा कोई। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं कह रहा था बाबर पंजाब बार बार आता और लूट के चला जाता, मतलब एक लुटेरा की, उसको गुंडे की एक तरह की वो संज्ञा दे रखी है। अब ये साहब दौलत खान जो है ना, ये पंजाब का गवर्नर है, ये पंजाब का सूबेदार है। दौलत कहता है मेरे पास एक गुंडे का नंबर है, 3 बार आया पंजाब और लूट के चला गया, खतरनाक गुंडा है साहब, एक बार भी सेट कर देगा इब्राहिम लोदी। बोला अच्छा, तो नंबर है तो दे देंगे, व्हाट्सएप है क्या उस पर? और भाई साहब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इब्राहिम और दौलत खान लोदी इस बाबर को करते हैं मैसेज, बाबर को मैसेज करते हैं। बोले बाबर, बाबर इब्राहिम लोदी को हराना है, और इब्राहिम लोदी को हराना है, और इब्राहिम लोदी को हरा करके हराना है और हमें देना है, इसके बदले में तू क्या करना, तुझे दिल्ली और आगरा पे जितने दिन लूटना चाहे उतने दिन लूट लेना, तुझे छूट दे देंगे और दिल्ली और आगरा को लूटने की, तू इब्राहिम लोदी को हरा दे और ये अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं। बाबर कहता अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है डन। बाबर आना चाहता था भारत, उसको पता नहीं मिल रहा था कहां पे हमला करो, और साथ इन दोनों ने दे दिया पता। बाबर कहता है ठीक है डन। अब बाबर वापस एक पत्र भेजता है इसको, दौलत खान को और आलम खान लोदी को। बोले भाई ठीक है इसको हरा देंगे, लेकिन आदमी कौन है? हो कौन है ये, इसके बारे में पता बताओ सही मेरे को थोड़ा बहुत कुछ, कितनी सेना इसके पास? तो ये दोनों कहते हैं ज्यादा कोई नहीं सेना, 5 लाख की सेना है, 5 लाख की सेना है बस, टेंशन को नहीं, और हम तेरा साथ देंगे। कौन हम दोनों? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, हम तेरा साथ देंगे, हम तीनों मिलकर इसको हराएंगे। बाबर कहता है बेवकूफ आदमी, 5 लाख की सेना है इसके पास, 20,000 की सेना मेरे पास है,
मैं ला दे खाने मरने आइंदा कोई मैसेज मत करिए, ब्लॉक कर रहे हो थाने। दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी टेंशन में आ गए, बोले क्यों भाई ब्लॉक क्यों कर रहा है? बोले तो तेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास इतनी सेना नहीं है, खतरनाक आदमी है, हम तो नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए दिल्ली और आगरा की लूट, तुम रखो अपने पास और मुझे फोन करना मत आइंदे से। ये दौलत खान लोधी बोलते नहीं नहीं यार कुछ तो करो यार, बाबर जी आप थोड़ा देखो यार क्या कर सकते हैं। बोले अच्छा एक काम करते हैं, ये दोनों बोले एक काम करते हैं, एक एक रास्ता तुम्हारे लिए, इससे इससे खतरनाक आदमी राणा सांगा, राणा सांगा है, उसकी सहायता तेरे तेरे से करवा देते हैं, तो हम चारों मिलकर हरा देंगे। अब तो ठीक है। बाबर कहता है राणा सांगा इससे भी तगड़ा, बोले एकदम खतरनाक है, 2 बार हरा भी चुका है इब्राहिम को। बोले पक्की बात है? बोले एकदम। तो एक काम करो, लेकिन डील तुम्हें करनी पड़ेगी राणा सांगा से, हम नहीं करेंगे, हमारी बात वो मानेगा नहीं। बाबर ने कहा चलो उसके नंबर दो तो तुम। अब साहब बाबर क्या करता है, राणा सांगा से मैसेज करता है, और राणा सांगा और बाबर की बात हुई थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलहदी तंवर, सलहदी तंवर के नाम से बात होती है। सलहदी तंवर के माध्यम से राणा सांगा राजपूत, राणा सांगा मेवाड़ का शासक, राणा सांगा जिसने 2 बार हरा दिया, राणा सांगा बहुत ही खतरनाक है। ध्यान रखना, राणा सांगा के बारे में बाबर भी कहता है अपनी बाबरनामा में, राणा सांगा के बारे में बाबर कहता है कि ये आदमी राजस्थान को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व को जीतने की हिम्मत रखता है। लेकिन साहब किस्मत थोड़ी खराब थी, एक दूसरे के रॉन्ग नंबर डायल कर दिए इसने, इसलिए ये जो है नहीं कर पाया, नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें ताकत थी, बहुत ज्यादा इसका संघर्ष था। राणा सांगा के बारे में कभी चर्चा राजस्थान की क्लास में करेंगे। अब देखो साहब क्या कहते हैं, जो राणा सांगा है ना, इसका मैसेज करता है, ये जो है बाबर से इनकी बातचीत होती है। बाबर कहता है देखो भाई मैं जो है मैं इब्राहिम लोधी पे हमला करने आ रहा हूं और तुझे मेरी सहायता चाहिए। मैं मतलब अपन दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। तो क्या लगता है आपको, सहायता करेगा ये सांगा? बिल्कुल करेगा। इसने कहा डन साहब, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं, तुम तो आ जाओ। और बाबर को न्योता दे दिया भारत आने का। अब साहब देखो भारत आएगा ये, अब भारत आएगा ये कौन आएगा बताओ? बाबर। बाबर भारत आएगा, और बाबर भारत आएगा किसकी सहमति से आएगा? राणा सांगा की सहमति से। किसके बुलाने से आएगा? तो आलम खां और दौलत खान लोधी के बुलाने से आएगा। अब ये क्या भारत आता है,